अस्सलाम वालेकुम नदीन। आज फिर चलेंगे जर्मनी। हमारे साथ मेजर ज़ुबैर खलील साहब होंगे। उनसे पूछेंगे क्या सूरत हाल है जंग की और किस तरफ जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम मुबारक साहब। आज मेरे पास ना दो तीन थोड़े मुख्तलिफ निकात हैं। जी। तो मैं उनको पेश करना चाहता हूँ कि आपके नाजरीन को ये इल्म हो सके कि इस वक्त यानी कल तक की जो सूरत हाल थी वो हम मामलात किस नहज पर पहुंच चुके हैं और आइंदा क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। जी। तो ये दो तीन निकात पेश करने से पहले मैं चंद एक ग्राउंड रियलिटीज रखना चाहता हूँ आपके नाजरीन के सामने कि सबको इल्म है जो इसको फॉलो कर रहे हैं कि रशिया पर बहुत सारी सैंक्शंस लगाई गई लेकिन इसका कोई भी खातर खा फायदा नहीं हुआ अभी तक। जी। गालिबन चीन और जो इलाके के दूसरे ममालिक हैं उनकी वजह से ये मुसर नहीं हुई। जी। फिर आपके नाजरीन जानते हैं कि भरपूर तरीके से हथियारों और एमुनिशन और किराए के फौजियों की मुहैया मुहैया करने के बाद एक किस्म की प्रॉक्सी वार जो है जी। वहाँ जारी की गई और जो अभी तक जारी है, लेकिन इसका भी रूस की पॉलिसी पर कोई खतर खा असर होता नहीं लग रहा। जी। अब फर्ती क्वेश्चन जितनी आप एक दफा पूछ रहे थे कि शरोडर साहब जा रहे हैं शायद कुछ हो जाए, तो उस वक्त भी आपको कहा था कि कुछ नहीं होना। हम्म। तुर्की में कुछ नहीं हुआ। इनकी जो रोजाना की या दूसरे तीसरे दिन या जैसे चौथी बैठक होनी है उसमें भी सिवाय एक ह्यूमन कॉरिडोर पे कोई बड़ी पेशरफ नहीं हुई। जी। और फिर अगर आप थोड़ा और या आपके नाजरीन गौर से देखें तो जो रूसी सदर पुतिन है उनका रवैया दिन ब दिन जारहाना होता जा रहा है। हम्म। और अब तक की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि गालिबन अगले चंद रोज में सदर अमेरिका बिलाते खुद अब यूरोप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने वजीर खारजा को भेजा, नायब सदर को भेजा, लेकिन लगता है बात बनी नहीं, तो अब वो आखिरी अटेम्प्ट करने खुद आ रहे हैं। और फिर ये भी आज की न्यूज है कि कल बुध के रोज सदर यूक्रेन जो है वो दोनों हाउसेस जो है अमेरिका के उससे वर्चुअल खिताब करेंगे और लगता है कि बड़े जज्बाती अंदाज में वो अमेरिकी जो दोनों ऐवान है उनके नुमाइंदान से बातचीत करेंगे। जी। इसी तरह ये भी खबर शायद आपकी या नाजरीन की नजरों से गुजरी हो कि एक हंगामी मीटिंग नाटो वालों ने बुलाई है। अभी डेट और टाइम तो नहीं फिक्स किया, लेकिन सर्कुलेट उन्होंने कर दिया है कि हमें अब फौरी तौर पर बैठना पड़ेगा ताकि हम देखें कि क्या करना है आगे। जी। अब मैं आता हूँ अपना उन पॉइंट की तरफ कि ये जो मैंने आपको ग्राउंड रियलिटीज बताई हैं इस वक्त जो यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से यूरोप और अमेरिका में ये हालात हैं, तो वो है कि अमेरिकी जो सदर है ना, पहले भी एक दफा बात हुई थी कि आप दुनिया की हिस्ट्री जो हमारे पास रिसेंट है उसमें देख लें, अमेरिका का एक बहुत अहम रोल रहा है। बिल्कुल। और असल में फैसला इन्हीं के पास होता है। अब जो मसला बन रहा है वो ये है कि अमेरिका के सदर के पास ना ऑप्शंस जो मौजूद थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। हम्म। जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने पाबंदियां लगाई, हथियार दिए, मुनिशन दिया, किराए के फौजी दिए, प्रॉक्सी वार लड़ी, ताकि उनकी कोशिश ये थी कि नाटो और रूस की जो है ना बराह रास्त जंग इससे बचा जा सके, क्योंकि बकौल अमरीकी सदर के कि अगर रूस और नाटो की जंग है तो ये थर्ड वर्ल्ड वार है। हम्म। और लेकिन इनको कामयाबी नहीं मिल रही। जी। आप जो बुध को कल यूक्रेन के सदर ने खिताब करना है तो उसमें जो पॉइंट सामने आ रहे हैं प्रेस में वो ये है कि उसने इंतहाई जज्बाती अंदाज में पूरे वाले नुमाइंदान से ये दर्दमंदाना दरखास्त करनी है कि प्लीज मुझे जेट फाइटर दो और मेरे लिए नो फ्लाई जोन बनाओ, वरना लोग मर रहे हैं और मेरा जो है मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। तो अब क्या ऐवाने नुमाइंदान एग्री होते हैं उससे या नहीं और कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि अगर दोनों ऐवानों के नुमाइंदान कन्विंस हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि अमेरिकी सदर पे इतना प्रेशर डालें कि प्लीज सदर साहब आप इनको ऐसा करने की इजाजत दें।
और दूसरी ये जो कोई तज्जिया पेश कर रहे हैं कि जो अमेरिकी सदर की अपनी पार्टी है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जो दूसरी पार्टी है, जी उन्होंने खुल्लम खुल्ला अब अमेरिका सदर पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि इतनी तुम मोहताज पॉलिसी बना रहे हो जिसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, और कुछ तो ख्याल करो कि दिन ब दिन इतनी इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है। यूक्रेन जो इतना बड़ा दूसरा बड़ा यूरोप का मुल्क था, तबाह बर्बाद होता जा रहा है। तो अब ये वक्त है कि इसको, इस जंग को रोकने के लिए तुम बराह रास्त इस मामले में मुदाखलत जी करो। पे ना ये काफी प्रेशर जो है वो दोनों ऐवाने नुमाइंदगान से पड़ना शुरू हो गया। लेकिन कल रात को जो व्हाइट हाउस में बैठने वाले हैं वो थोड़ा अभी उसे कह रहे हैं कि सदर साहब थोड़ा सा और एहतियात करें, क्योंकि कोई एक आध और कोशिश कर सके हम कि इस जंग को यूक्रेन के मुल्क से बाहर ना निकलने दें। और फिर एक हैरानी वाली बात है कि नाटो का जो सेक्रेटरी है वो जॉन किर्बी, उसको भी कल एक नुमाइंदे ने सवाल किया मीडिया के ने कि अब पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर तो हमला हो चुका है तकरीबन 20 किलोमीटर, तो आप इसको इस तनाजर में क्यों नहीं देख सकते कि ये तकरीबन नाटो टेरिटरी है और क्यों आप रिएक्ट नहीं करते? तो उसने हंस के कहा नो कमेंट्स। इसी तरह सदर बाइडेन को कल एक मीडिया के नुमाइंदे ने ये पूछा है कि अगर जैसे रूस ने ये बॉर्डर के नजदीक हमला किया है, जब ऐसे हमले किए जाते हैं तो अगर कोई मिसाइल या रॉकेट या मॉर्टर का गोला, इसको कहते हैं एस्ट्रे बुलेट, के कोई गलती से या कोई इम्कान होता है कि वो उड़ता हुआ पोलैंड की सरजमीन पे गिर जाता है, तो क्या आप नाटो का जो आर्टिकल 5 है जिसके तहत इनको फिर इजाजत होती है कि उस हमले को फिर नाटो पे हमला तस्वर करते हैं, तो क्या इस आर्टिकल 5 को आप लागू करोगे उस पे अगर कोई उसकी सरजमीन पे ऐसी कोई आके गिर जाती है चीज? जी तो सदर बाइडेन ने इस पे भी बिल्कुल चुप करके कहने लगे कि नहीं, नो कमेंट्स। अब मसला ये है कि सदर बाइडेन के बारे में ये खबर आ रही है कि उसको ये एक शिद्दत से एहसास होना शुरू हो गया है कि मेरी ऐसी शख्सियत है इस वक्त जिसने या तो इस दुनिया की तबाही को बचाना है या फिर दुनिया को तबाह होने देना है। तो काफी वो परेशान है कि ये टोटल जिम्मेदारी उनके कानों पर आई हुई है। नाटो के जो यूरोपियन ममालिक हैं, खासकर वेस्टर्न यूरोपियन, यूके का मैं नहीं कुछ कह सकता, वो उनको कोई पकड़ाई नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि जी कुल जिम्मेदारी अब आपकी है। अब एक तरफ उनको ये एहसास परेशान कर रहा है और दूसरी तरफ उनके ज़हन में ये बहुत ज्यादा फिक्र है कि मैं अपने तौर पे या इन नाटो ममालिक के तावन से रूसी सदर को किस हद तक तंग कर सकता हूँ, जो जिद जो कर रहे हैं ना सैंक्शन वगैरह लगा के तरीकों से, और ये ना हो कि वो इस नौबत तक तंग आ जाए कि वो फिर अपना एटमी ऑप्शन पहले इस्तेमाल करने पे मजबूर ना हो जाए। और इसी तरह जो एक और थोड़ी सी हैरानकुन बात है कि यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी, कभी इस तरह की उन्होंने बात नहीं की, जो एंटोनियो साहब हैं, उन्होंने भी कल अपने एक बयान में इसका इजहार कर दिया है कि पिछली जो 7-10 दहाइयों से हम खामोशी से बैठे हुए थे और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई एटमी जंग का खतरा हो सकता है। तो उनके बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि मैं अब एक खौफनाक सी मुसीबत दुनिया के या अपने सरों पे मुंडलाती हुई देख रहा हूँ। तो ये है इस वक्त की पहले पॉइंट के मुताबिक जो ग्राउंड रियलिटीज हैं और जो इस वक्त मसला बना हुआ है अमेरिका में। और इस सारी सूरत हाल के पेश नजर लगता है कि अब इनको ज्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 हफ्तों में बिल्कुल कोई इंतहाई अहम फैसले करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये मसला जो है हल होता नहीं लग रहा जी। तो एक और जो चीज जो इनके वाले नुमाइंदगान ने, क्योंकि सदर अमेरिका जो है बहरहाल वो डायरेक्ट इलेक्टेड तो होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी हमेशा दोनों अपने अवानों में उनके सामने
रख देता है कि वो मुझे सपोर्ट करे कि मैं क्या करूं। जी। तो उसमें भी जो अब अमेरिकी सेनेट का जो रिपब्लिकन पार्टी का व्हिप कहलाता है, जो तर्जमान टाइप आदमी होता है, उसने एक कल ही रात को बयान दिया है हम्म। कि अगर तुम फौरी तौर पे यूक्रेन को फाइटर जेट नहीं दे सकते या नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते, तो मेरा कम से कम तुम्हें ये मशवरा है कि इस वक्त रूस जो है वो ट्रेड कर रहा है और चीजें मतलब दरामद भी करता है, जी। तो क्यों ना हम यूक्रेन में इस तरह अपने जहाज डिप्लॉय करें कि रूस को जो वो तिजारती का विषय कर रहा है उनको निशाना बनाए, ताकि उस पर मजीद प्रेशर बने। और उसने दावा किया है कि अगर सदर अमेरिका चाहें, इस वक्त जो दोनों पार्टियों के बहुत सारे मेंबर हैं वो इस तजवीज के हामी हैं, हम्म। और इसी तरह उनकी एक आर्म सर्विसेज कमेटी होती है अमेरिका की, जो बड़े बड़े मीडिया है कि मेरे ख्याल में, क्योंकि ये जो आर्म सर्विसेज कमेटी होती है ना, ये स्ट्रेटेजिक लेवल के फैसले अमेरिका में उसके थ्रू होते हैं, उसने भी एक इंडिकेशन दी है कि मेरे ख्याल में हमें अब यूक्रेन को जंगी जहाज मुहैया करने चाहिए। और अगर मतलब फ्रंटली या उड़ा के जाके ऐलान करके नहीं दे सकते, तो हमें जो बैकडोर चैनल है खामोशी से, इसको बहुत ही इफेक्टिव रंग में हमें अब इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, वरना खतरा है कि बहुत सारी दुनिया मर जाएगी और यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा। तो ये था वो पहला नुक्ता। दूसरा मेरे पास कुछ मजहबी नुक्ता नजर से है, इसके बारे में अगर कोई आपने बात करनी है। अच्छा मेरे साहब, ये आपने जो बात बताई, जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट परेशान है और ये भी पता चला कि अब उनकी अवाम में भी उनका जो पहले एहतराम इज्जत थी उसमें भी फर्क पड़ रहा है, तो आपके आपके ख्याल में ये डायरेक्ट क्यों नहीं बात करते थे रूस के सदर के साथ? अव्वल तो देखना ये पड़ेगा ना कि क्या रूसी सदर तैयार भी है इनसे बात करने के लिए या नहीं, क्योंकि उसने तो जिससे भी जब बात करना होती है तो वो पहले शराइत लगा देता है कि मैंने जो उसने अपनी 2 या 3 शराइत हम्म। लगाई हुई है कि इधर तुम लिख के दो इस दफा कि तुम ना इसको यूरोपियन यूनियन में शामिल करोगे और ना नाटो में शामिल करोगे, और यहाँ हमारी मर्जी का सदर होगा और मिलिट्री इसकी जो है वो 50-60 हज़ार की होगी और वेपन भी हम देंगे। तो हम्म। वो पहले जब ये शर्त रख देता है, मुझे बताएं कि इस शर्त से पहले वो बात ही नहीं करता, या जो भी हमारे फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बात की है या और भी कोई उससे अगर किसी ने जर्मनी के चांसलर ने बात की है, तो वो कहता है मेरी ये शर्तें हैं, इसके बाद मैं कोई बात कर सकता हूँ। तो मुझे बताएं फिर वो कैसे बाइडेन साहब क्या ट्राई करें। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह नेटो की फौज इकट्ठी हो रही है, अभी आपने भी जिक्र किया कि 1-2 हफ्ते में कुछ ना कुछ हो सकता है, तो ये इसका मतलब तैयारी में है किसी में ना? लग रहा है, क्योंकि मैंने आपको ये सारी बात में बताया, इनके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से मीडिया कवरेज मिल रही है और जिस तरीके से वहां से रिफ्यूजीज निकल रहे हैं और जिस तरीके से रूसी बमबारी कर रहे हैं, वो तो सारा तकरीबन जो है मुल्क इस तरह लग रहा है कि सारे रबल्स में जैसे वो पत्थर के जमाने में वो पहुंचाने वाला है उसको। तो इस मॉडर्न दुनिया में कल को मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये अपने मुल्कों के अवाम को क्या शक्ल दिखाएंगे कि तुम्हारे हमसाए में एक मुल्क ने एक दूसरे मुल्क को टोटल तबाह बर्बाद कर दिया, उसके मुकाबले में तुम दावे करते थे कि हम 32 ममालिक हैं, हमारा एक नाटो का अहदो पैमान है, हमारे पास 5 गुना उससे पावर है। तो जब जरूरत पड़ी तो तुम आए नहीं, सिर्फ सैंक्शंस लगा दी या प्रॉक्सी वार करवा दी, जाके चंद हजार किराए के फौजी भेज दिए या चंद हजार मिसाइल दे दिए। तो जब इस तरह का ये इन लीडरों से सवाल जवाब होंगे तो मुझे नहीं समझ आती ये फिर वो अपनी आवाम को क्या जवाब देंगे। और आप भी अगर ठंडे दिल से गौर करें कि ये जो सारा कुछ हो रहा है, और अगर इनका ये दावा है कि हमारे पास ये सारा कुछ है और हम इसको रोक सकते हैं,
तो सिर्फ इस खतरे की बिना पे कि जी ये एटमी वार ना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आप मिलियंस लोग जो है वो मरवा दें और इतना बड़ा मुल्क जो है उसको तबाह बर्बाद करवा दें। क्या ये इंतजार करना जो है, आप खुद सोचें कि ये इसका क्या जवाब बनता है। अच्छा मेजर साहब, ये बड़ी अहम बात की आपने कि आज यूक्रेन को बर्बाद किया जा रहा है, कल किसी और मुल्क को फिर ये साथ ब्लैकमेल भी किया जाएगा कि हम एटमी हमला कर देंगे। तो एटमी हम एटम बम का की धमकी देकर तो जो मर्जी करते रहे। क्या ख्याल है? बिल्कुल इसी पॉइंट पे वो आ चुके हैं ना। अब ये जो मैंने जितनी बातें की हैं ये इनके अवाम जो है वो इनसे पूछ रहे हैं ना कि किसी मुल्क के पास एटमी अगर बम है और वो किस बिना पे आप लोग नहीं करें कि जी ये एटमी जंग ना हो जाए, और उसी धमकी की रोशनी में या उसका वो फायदा उठाते हुए दूसरे मुल्क की तबाही फेर दे, और आप यही सोचते रहे कि जी हम कुछ करें ना करें। तो इसका तो कोई जवाब ही नहीं बन रहा। और ये कोई बैद नहीं है कि इन मुल्कों में ही इतनी अनरेस्ट शुरू हो जाए। तो ये जो आज फैसले नहीं कर पा रहे अवाम पे, जाओ घर बैठो जाके, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम हम्म। मुल्कों की सरबराही कर सको। अच्छा, चाइना को आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? क्योंकि आपके इल्म में है कि अमेरिका ने चाइना को भी कहा कि आप कोई किसी किस्म की हेल्प ना करें। तो इस पे आपकी क्या राय है? उसने तो ओपनली डिनाई किया है। उसने क्लेम अमेरिका का ही आया था कि जी चाइना से रूसी सदर ने वेपन्स भी मांगे हैं और बिल्कुल। और मदद भी मांगी, लेकिन चाइना ने क्लियर कट उसको रिफ्यूज किया। क्योंकि ये होता है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में कि एक अगर इल्जाम लगता है और फौरी तौर पे अगर उसकी तरदीद आ जाए तो उसकी फिर वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर अमेरिका का ये दावा है कि चाइना इसको मुहैया कर रहा है तो फिर उसको साबित करना पड़ेगा। बाकी फाइनेंशियली ये तो कोई ओपन सीक्रेट नहीं है, आपको पहले भी बात हो चुकी है कि जी। तभी तो इनकी फाइनेंशियल सैंक्शंस नाकाम हो गई हैं। उसमें चाइना पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। वो अपना पहले भी कारोबार करता था, अब भी करता है, और उसने कोई ओपनली इसको कंडेम नहीं किया अभी तक। अच्छा, आप ये भी बताइए कि मीडिया पे इस तरह की खबरें भी चल रही हैं कि रूस इस वक्त मुसीबत में घिरा गया है क्योंकि वो अभी तक कब्जा नहीं कर सका। 20 दिन तकरीबन हो गए इसको। तो वापस भी जाना मुश्किल है और वो तबाही भी जिस तरह नजर वहां पे आ रही है। तो यहाँ ये भी चीज सामने लाई जा रही है कि रूस में आहिस्ता आहिस्ता ताकत खत्म होती जा रही है। खैर ये तो अपना अपना नुक्ता नजर होता है, क्योंकि ये दुरुस्त है कि आजकल की फास्ट दुनिया में जो शुरू में मुझे नहीं पता रशियंस ने इसका दावा किया था या नहीं, ये जो जर्मनी की ब्लिट्जक्रीग की टर्मिनोलॉजी है उसमें ये होता है कि हिटलर के वक्त में जब ये हुआ था तो वो उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की थी कि जो दुश्मन फौज है वो एकदम हथियार फेंक देती है। और क्रीमिया में जब रशिया ने काबू किया था तो उस वक्त उन्होंने ऐसे ही किया था। इसको कहते हैं ब्लिट्जक्रीग के फौरी फैसला हो जाता है। लेकिन मेरे इल्म में मैंने किसी जगह नहीं पढ़ा कि रूसी सदर ने कहीं ये दावा किया हो या उनकी हुकूमत ने कि हम जो यूक्रेन पे जा रहे हैं हमारी ये टेक्निक होगी ब्लिट्जक्रीग की कि हम एक हफ्ते 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ये काबू कर लेंगे। मगरबी मीडिया का बहरहाल ये प्रोपेगेंडा है और वो कह रहे हैं कि इनको फंसे हुए हैं और उसके प्लान के मुताबिक ये नहीं हो रहा। लेकिन इस दावे के सपोर्ट में अगर कोई आपके नाजरीन में से या आपके पास कोई रशिया का क्लेम मौजूद हो कि जी उन्होंने ये जंग 1 हफ्ते के लिए शुरू की थी या 2 हफ्ते के लिए, तो फिर तो इसमें वजन है। अदरवाइज जो पुरानी हिस्ट्री है ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर की या जो रशियंस की हिस्ट्री है वो आप देख लें, अफगानिस्तान से निकलने में कितने 10 साल लगे थे इनको, काबू कर लिया था इन्होंने। तो ये लोग जो है ना एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत भी चलते हैं। और रशिया की जितनी मुझे इल्म है इनकी मिलिट्री पॉलिसी यही है कि ये लंबी जंग के लिए तैयार रहते हैं और दुश्मन को ना टिचिंग करना, तंग करना। और ये बिल्कुल उसी पॉलिसी पे पुतिन साहब चल रहे हैं कि इतना अगले को जिच कर दो, तंग कर दो कि वो कोई गलती करे, कोई मिसकैलकुलेशन करे और मेरे पास एक जवाब आ जाए। फिर देखते हैं कि
नाटो आता है मैदान में, अमेरिका आता है, तो क्या होगा। ये एक किस्म की वॉर ऑफ विट्स कहते हैं कि नर्व्स की जंग या चालाकियों की जंग हो रही है कि दूसरे को तंग करो, इतना तंग करो कि वो फिर खुल के आए कि क्या करना है। और उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त तक बहरहाल रूस का पलड़ा भारी जा रहा है। इनकी सारी चालों के बावजूद उसने अपना कुछ स्लो डाउन नहीं किया। ये कहते रहे कि जी लॉकडाउन हुए हुए हैं शहर कीव को, कभी कहते हैं कल हम ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज और है, मुझे नहीं पता उस पर किसी ने गौर किया है कि नहीं, जो सिविल कैजुअलिटीज है यूक्रेन की, जी। वो हैरान कुन हद तक कम है। इस पे आप गौर करें। आज भी कह रहे थे कि इस पूरी जंग में 3 हफ्ते में ये गुजर रही है कि 100 या कोई बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, या ये सिविल आबादी भी कोई ज्यादा फिगर नहीं दे रहे। तो जिस तरीके से ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि इतनी बमबारी हो रही है या ये वो, लगता ऐसे है कि सिविलियन पॉपुलेशन बहरहाल इतनी सफर नहीं कर रही, चाहे वो खुद बच्चे हुए हैं या ये एहतियात करते हैं। लेकिन जहां तक तंग करने का सवाल है या किसी को एक हद तक जिच करने का, तो उसमें मेरा ख्याल है रूस का पलड़ा भारी है इस वक्त तक। अच्छा, एक और मीडिया भी आजकल खबर चल रही है कि जो रूस के सदर हैं वो बीमार हैं, वो भूल जाते हैं, उन्हें कैंसर है, उन्हें ये है, उन्हें वो, तो उनका चेहरा फूल गया है, उनके वो दूर बैठते हैं लोगों से, बहुत फासला रखते हैं, अकेले रह रह के ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये भी आपके ख्याल में प्रोपेगेंडा या कुछ इस तरह के मामला हो भी सकते हैं? प्रोपेगेंडा ज्यादा है। अच्छा। ये ऐसी कोई उनकी जो तो उनकी आती हैं अपना वीडियोस भी होती हैं, रिकॉर्डेड बयान आते हैं, उसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं नजर आ रही। जैसे वो कोविड की वजह से वैसे ही अपने 2 साल पहले से ही वो दूर बैठ के कॉन्फ्रेंस करते थे अपने वजीरों से भी, मेहमानों से भी, तो वही चल रहे हैं। कोई इस तरह की परेशानी या कोई कहना कभी चेहरा फुला हुआ है या कोई ऐसी बात बाजार तो कोई नहीं नजर आती। लेकिन आजकल मीडिया का दौर है। आप देख रहे हैं इस वक्त नाइन ब्रदर्स टीवी। नाइन ब्रदर्स टीवी ला रहा है अपने नाजरीन के लिए सियासत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, हर खबर हकीकत पर मबनी। हर रोज स्पेशल प्रोग्राम देखिए आज मुबारक जावेद के साथ, सिर्फ और सिर्फ नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर। नोट, इस चैनल का किसी भी मजहबी या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप अपने कारोबार की पब्लिसिटी करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें 447459168308। मेरे पास ना एक और भी पॉइंट है जी। और इसको थोड़ा सा मैंने गहराई में जाकर देखा है कि जो इस वक्त रूसी चर्च है ना, ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल इसका जो पोप कह लें आप, जी। उसका केरिल नाम है उसका, उसका बयान आया है जी। और ये बड़ा खतरनाक बयान है। वो कहता है कि इस वक्त ये जो जंग रूस कर रहा है, दरअसल ये 2 नजरियात की जंग है। और वो कहता है कि कुदरती तौर पे जो रूस और यूक्रेन है ये एक मुल्क है। उसने ट्रेस बैक की अपनी हिस्ट्री और कहता है कि 1988 में ये जो है उसको कहते थे व्लादिमीर वन जी। वो उस वक्त इसका फाउंडर था। ये रूस और यूक्रेन इकट्ठे थे जी। और वो ये कहता है कि हमारा एक मजहब है और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो खुदा ताला के अहकामात, इनकी जो भी मुकद्दस किताब है, बाइबल वगैरह जी। या तोरा, नए और कहते हैं न्यू और ओल्ड टेस्टामेंट, वो कहते हैं हम तो उन नजरियात की तरोइज करते हैं और उन पे अमल करते हैं। ये जो वेस्ट में मगरबी कौमें हैं, इन्होंने ज्यादती की है कि जो असल इनकी मजहबी तालीम थी उसको इन्होंने नजरअंदाज करके जी। और लिबरलिज्म, आजादी के नाम पे इन्होंने अपने सारे मजहब को भी बर्बाद कर दिया और अपनी नस्लों को भी। और उसी आजादी के नाम पे अब ये चाहते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है यूक्रेन में और रूस में, क्योंकि हम लोग इनके
इस इन नजरियात को अभी तक कबूल नहीं करते क्योंकि ये मजहब से दूर लेके जाते हैं। तो इस बिना पे वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल रूसी पुतिन के साथ खड़ा हुआ हूँ और मैं उसके इस कदम को बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ कि वो अपनी मजहबी रवायात को ना बिल्कुल सामने रख के ये कर रहा है और वो मेरे से मशवरा करता रहता है और मैं उसको बिल्कुल मशवरे भी देता रहता हूँ कि ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारी ये जो रवायात हैं या जो मजहब की तालीम है इसको हमने नहीं भूलना। और एक और उसने जो मेरे ज़हन में तो या मेरे मुशाहिदे में पहली दफा आया, वो कहता है जो कीव शहर है ना जी इसकी एक बहुत ही अहमियत है इनकी हिस्ट्री में। जी और वो ये कहते हैं कि ये शहर जो है ये हमारा जो जिस का मैंने नाम लिया था व्लादिमीर वन, जी और जिसने यूक्रेन और रूस को बानिए कह लें, जैसे हम बानिए मुल्क को कायदे आज़म को कहते हैं तो ये बानिए मुल्क उसको कहते हैं, वो इस शहर का रहने वाला था और इस शहर की जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और वो चाहते हैं कि हमने इस शहर पे हर सूरत कब्जा करना है और जिस दिन कीव पे कब्जा हो गया जी आप देखेंगे कि इस जंग की सूरत बहरहाल बदल जाएगी और हो सकता है कि फिर रूसी सदर के रवैये में भी कोई तब्दीली थोड़ी बहुत आ जाए क्योंकि इस वक्त उसका जो स्ट्रेटेजिक एम कह लें या मिशन है वो ये है कि मुझे इसकी शहर पे कब्जा करना है जो कि हिस्टोरिकल शहर है। फिर इसी रूसी पोप ने ये भी कहा है कि दरअसल ये जो मगरबी कौमें हैं प्रोपेगेंडा करके हमारे दरमियान में नफरत का बीज बो रहे हैं और हमें हमारे अवाम को या दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो बेहतर हैं और ये जो रूसी हैं इनके मजहबी नजरियात बहुत पुराने हैं। ताहम अभी तक जो उसके बयान के मुताबिक 12 ममालिक हैं जो ऑर्थोडॉक्स के चर्च है उन्होंने इसकी इस बयान पे मजम्मत की है और अपने आप को रूसी चर्च से अलग कर लिया है और वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हारे इस नजरियात के साथ नहीं है। लेकिन इस रूस पोप ने बाहर लोगों ने बड़ी कोशिश की है, इसने कहा है कि मैं बिल्कुल पुतिन साहब के साथ खड़ा हूँ और मैं उनकी पूरी सपोर्ट करता हूँ। इसी तरह जो है जो दूसरा एक बड़ा फिरका पता है ना कैथोलिक का जी तो उनके पोप है, आपने भी उनके बयानात पे गौर किया होगा, कल भी उन्होंने बयान दिया है। इसमें भी थोड़ी हैरानी हो रही है कि उन्होंने बराह रास्त ना रूस की मजम्मत की है अभी तक और ना ही रूसी पोप की मजम्मत की है। हाँ सिर्फ ये बयान देते हैं कि मैं अपील करता हूँ कि ये जंग आप खत्म कर दें। एक जो नई चीज कल पोलैंड से इनके जो मजहबी रहनुमाओं की तरफ से निकली है, उन्होंने एक बकायदा खत लिखा है रूसी पोप को जी कि तुम अपने इस सरबराह को समझाओ, ये बहुत गलत हरकत कर रहा है, किसी मजहब में इसकी इजाजत नहीं है। और उन्होंने कहा है कि तारीख तुम्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी, ये उन्होंने रूसी पोप को लिखा है पोलैंड वालों ने, क्योंकि ये कैथोलिक है ना। और तुम्हें चाहिए कि रूसी फौजियों को इस तरह का मजहबी तालीम दो कि ये गैर कानूनी अहकामात हैं जो रूसी सदर या उनकी फौज के कमांडरों की तरफ से दिए जा रहे हैं, ये जो रूस फौजी हैं ये उनको मानने से इनकार कर दें। अब ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि पहले पॉइंट में आपने देखा था कि एक सियासी जंग जारी है पॉलिटिकल फील्ड में जी और दूसरी इस जंग का एक नया पहलू निकल रहा है और वो है मजहबी जी इसमें भी हमें ड्यूटी में जाना चाहिए कि मजहब जो है पाकिस्तानी माशरे में भी आप देख लें कि मजहब बड़ा रोल अदा करता है और लोग जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी ये बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है और ये इतनी जल्दी इनको डिमोटिवेट नहीं किया जा सकता। मेरे पास बस आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि एक खतरे का और इजहार हो रहा है दबे लफ्जों में, अभी ओपनली ये मीडिया में नहीं आया जी इसको ना मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। वो ये होता है कि
मसलन अभी एक हमला हुआ है पोलैंड के बॉर्डर पे 20 किलोमीटर यूक्रेन में। जी कोई ऐसी हरकत की जा सकती है यूक्रेन की तरफ से, क्योंकि उन इस्तेमाल रूसी वेपन है उनके पास ना, बिल्कुल रॉकेट, कोई मिसाइल, कोई मोटर का गोला, जी जब कि रूस ने हमला किया हो तो उस शिपमेंट पे जो इनके वेस्टर्न बॉर्डर से जा रही है, या ना भी किया हो तो किसी वक्त 2-4 इस तरह के मिसाइल किसी ऐसी छुपी हुई जगह से फायर कर दिए जाए जो कि पोलैंड के एरिया में जा गिरे, और फिर साथ ही ये शोर मचा दिया जाए कि ओहो ये तो नाटो कंट्री पे हमला हो गया है, और उसको इतना उछाल दिया जाए कि मजबूर कर दिया जाए कि नाटो वाले इस जंग में इन्वॉल्व हों। मेरा ख्याल है कि कल जो यूक्रेन के सदर हैं वो एक आखिरी ट्राई करेंगे। अगर तो अमेरिका वाले नहीं एग्री करते या कोई ऐसी इंडिकेशन देते हैं कि ठीक है जी जो बाइडेन साहब आ रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन या नाटो वालों से बातचीत करते हैं, क्योंकि इनका जो इजलास भी होना है, और अगर ये उसको ये महसूस होता है कि मैंने तो हर कोशिश कर ली कि किसी तरह नाटो वाले इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो ये भी मुमकिन है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इस जंग को इस तरीके पर लिया जाए। आखिरी चीज इस जंग से मुतल्लिक तो नहीं है, लेकिन आपके और आपके नाजरीन के लिए इस पे भी किसी वक्त किसी आलम जो कोई मुसलमान है, आलम मुख्तलिफ फिरकों के होते हैं जी किसी से ये तबसरा तो लें कि आज सुबह सुबह इंडिया की कर्नाटका के हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, बिल्कुल और उन्होंने एक फिक्रा जो है वो बहरहाल बहुत गौर के काबिल है। मैं भी जो कोई यहाँ जानने वाले हैं उनसे इस चीज का मालूम करने की कोशिश करूंगा। हम बचपन में ना अरकान इस्लाम और अरकान ईमान पढ़ा करते थे इस्लाम के लिए, जिसमें ये है कलमा तैयबा, नमाज और ज़कात था, जो उसमें जो अनाउंस हुआ डिसीजन, उसका एक फिक्रा अजीबोगरीब है, जी आइटम ऑफ इस्लामिक बिलीफ। जी मैंने भी सुना जी कि इस कोई जो है ना जो मजहबी हमारे स्कॉलर्स हैं वो कुछ रोशनी डालें कि, क्योंकि ये बहरहाल लगता है अपील तो होगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, इंडिया में भी बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे हैं, लेकिन इस चीज पे उनकी मदद की जा सकती है कि ये जो उन्होंने बयानिया सा लिख के दे दिया है कि हिजाब, क्योंकि कुरान में तो बहरहाल हिजाब का तो जिक्र है, लेकिन इस तरीके से कि क्या ये एक एसेंशियल पिलर है इस्लाम का, यानी इसमें अगर किसी वक्त कोई आप मजहबी स्कॉलर्स किसी की राय नशर कर सके तो चले का फायदा कोई हो हमारे साथ प्रोग्राम करने वाले, मगर यही उन्होंने कहा जी ये कुछ पेश नहीं कर सके अदालत में, जिसकी वजह से दरखास्त खारिज कर दी गई है। अच्छा होगा, मैंने तो मोटे मोटे उनके 4 पॉइंट नहीं, मैंने काफी गौर से सुना सारा कुछ, तो यही है जी ये पेश नहीं कर सके, तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा मेरे साथ आखिरी जंग के हवाले से एक सिर्फ सवाल है कि ये हालात जो जर्मनी और दूसरे मालिक में जिस तरह कई चीज़ें मार्केट से गायब हो गई हैं, ये क्या वजह हो सकती है? अब जैसे कुकिंग ऑयल है, मेल है, इस तरह की चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही। मारिक साहब, बात यह है कि फिर मैं कोई सरासंगी नहीं फैलानी चाह रहा, लेकिन कुछ होते हैं हकायक ग्राउंड्स के ना जी, और जब आप बहुत गहराई में ना आपको जब इल्म में वुसअत हो जाती है तो आपका थोड़ा सा ना यकीन बढ़ना शुरू हो जाता है जी, जितनी गहराई में जाके मैंने जाती तौर पे इस जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं तकरीबन दिन 4-5 घंटे तो इन डेवलपमेंट, क्योंकि ये मेरा अपना जाती इंटरेस्ट भी है, तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि मामला होना है इस जंग में जी, और जो पुराने लोग हैं ना जो इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, अक्सर लोग तो सती तौर पे खबर पड़ी और आगे चले गए ना, लेकिन जो मूवमेंट्स हो रही है ना इसको हम मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में इंडिकेटर्स कहते हैं। जी, कुछ असरात ऐसे जाहिर होने शुरू हो जाते हैं, जैसे धुआं उठा है तो बंदा कहता है इधर आग ही लगी होगी। तो जो इंडिकेटर्स है ना इस वक्त पॉलिटिकल फील्ड में नाटो वालों के, अमेरिका वालों के,
इवन जर्मनी, फ्रांस, ये डेफिनेट है कि 24 फरवरी 2022 जी ये तीसरी जंग अजीम आने वाले मौरख इसको इस तारीख को याद रखेंगे। अब तो आप कहते हैं जी चीजें गायब हो गई हैं, तो जो सियाने लोग हैं ना, जी जो हर तरफ से ये चीजें महसूस कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये मुश्किल वक्त आने वाला है। यूरोपियंस जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, खासकर ये वेस्टर्न यूरोप, पोलैंड पे नहीं बात कर रहा, ईस्टर्न यूरोप जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट मेंटालिटी है। जी वेस्टर्न यूरोप के खासकर ये जो है जर्मनी कह लें या फ्रांस, ये तो इतने आदी हो चुके हैं ना कि ये तो कोई बात करो 60-70 साल से इनके तो कंसेप्ट में ही कोई नहीं है कि कोई फौज भी होगी तो कोई जंग भी होगी। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इन्वॉल्व ना हो। जी और वो ये पहले भी बात की थी अमेरिकी वजीर खारजा साहब और वो नायब सदर जो इनकी आके होके चली गई, उन सारों को भी जो होप्स है ना, अब सदर बाइडेन भी अगर आ रहा है यूरोप तो सबसे पहले ना वो पोलैंड जा रहा है। एक वो मुल्क मेरे इल्म और तजरिए के मुताबिक इनको लग रहा है कि जो शायद साथ खड़ा हो, और इफेक्टिव भी वही है जी क्योंकि वो बॉर्डर पे है बिल्कुल और वहां पे ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको बताया ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जब जंग शुरू होती है फिर हर चीज जारी हो जाती है। और जैसे अभी भी बात की थी कि अमेरिकी सदर के ज़हन में ये बात है कि मैं इस रूसी सदर को किस हद तक तंग कर सकता हूँ या किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता हूँ कि ये पहले ना कहीं इस्तेमाल कर ले। और अगर फर्ज करें नहीं भी करता तो शुरू में भी मैंने बात की थी कि एटमी ऑप्शंस में सेकंड स्ट्राइक बहरहाल मौजूद रहती है, तो उसमें ये वेस्टर्न यूरोप जितना मर्जी अपने आप को बचाता रहे, जर्मनी वाले या फ्रांस वाले, कि नहीं हम नहीं चाहते तबाही, हम किसी किस्म की जंग नहीं चाहते, हम इसके लिए तैयार ही नहीं है, लेकिन जब सिर पे आ जाएगी फिर क्या करेंगे। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि लोग जो सियाने हैं उनको नजर आ रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे से अगर जाती तौर पर पूछे तो मैं भी उनमें शामिल हूँ जिसको नजर आ रहा है। अब ये सारी टाइम की बात है, महीना लगता है, 2 लगते हैं, साल लगता है, 2 लगते हैं, लेकिन बुनियादें रख दी गई हैं। कब होना है ये अल्लाह ही बेहतर जाने, गैब का इल्म तो चले। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत टाइम दिया आज, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा, ये सूरत हाल अभी आपको बताई, कुछ चीज़ें मैंने के एंड पे मैं भी बता दूं, मेरा भी ख्याल अभी किया है। वो ये है कि हमने देखा यूरोप में जो लोग रहते हैं घरों में हमारे खाना बहुत ज़ाया होता है, और ये भी ख्याल करें अभी से कि उतनी चीज़ घर में बनाएं जिसकी ज़रूरत है और फिर उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह अभी बताया गया कि ऐसे हालात हो सकते कि मुश्किलात, जिस तरह चीज़ें नहीं मिल रही तो कल खाने की चीज़ें जब कम मिलेंगी तो कम खाना पड़ेगा, फिर ज़ाया भी नहीं करना पड़ेगा। अभी से ये चीज़ें सीखे। मैंने गौर किया पाकिस्तानी हमारे जो घर हैं, पहले खाना बनता है, फिर फ्रिज में रखा जाता है, फिर दूसरा बना के फ्रिज में पड़ा होता है, थोड़ा सा खा लिया, और बेशुमार इस तरह खाना ज़ाया होता है, बाद में उसको फेंक दिया जाता है। तो अपने अपने घरों का जायज़ा लें, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो हालात बता रहे हैं आने वाले दिनों में काफ़ी ख़तरनाक है, खौफनाक है। आज देखें यूक्रेन जहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी, वो लोग बेचारे दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ पे उनको बड़ा जिस तरह भी रखा जा रहा है, खाने का इंतज़ाम यूरोप के दूसरे मालिक कर रहे हैं। तो कदर करें इन चीज़ों की। और ये जो कुछ अभी आपको मैंने बताया, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, खुद भी आप जायज़ा ले सकते हैं तो आपको इल्म हो जाएगा। कई दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से भी फिर मुश्किलात आ जाती हैं जब आप किसी चीज़ की कदर नहीं करते, तो कदर कीजिए। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, आपको ये भी बता देते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं, मगर ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं और इनकी बातें हमारी समझ में नहीं आ सकती। हम तो जो हालात है उसके मुताबिक बात कर सकते हैं, अंदर क्या चल रहा है किसी को भी पता नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।